नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं ना, उसने साल 2001 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात करें हरियाणा के मशहूर पूनिया परिवार के उस खौफनाक रहस्य की, जहां क्राइम, कानून और विरासत की एक ऐसी उलझी हुई कहानी रची गई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे सिस्टम और सच कहूँ तो इंसानी लालच की एक ऐसी हकीकत है जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सीधे इस केस की गहराई में उतरते हैं। एक आलीशान घर, 9 सदस्यों वाला एक बहुत ही प्रभावशाली और रसूखदार परिवार, लेकिन एक ही रात में 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और बचता है सिर्फ एक इंसान। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 24 अगस्त 2001 की एक बेहद खौफनाक सुबह की हकीकत है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार रातों रात खत्म हो गया? इस कहानी का पहला भाग है एक खौफनाक खोज, 24 अगस्त 2001, और इस रहस्य की शुरुआत होती है हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला गांव में बनी एक भव्य हवेली से। अब देखिए, ये हवेली कोई आम हवेली नहीं थी। ये इतनी शानदार थी कि पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया की कार ना सीधे दूसरी मंजिल के बेडरूम तक जाती थी। मतलब आप उस इलाके में उनके रुतबे का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगली सुबह जब नौकर और आसपास के लोग वहां पहुंचे तो जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हवेली के दरवाजे खुले पड़े थे। रात से ही म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर बज रहा था। जैसे ही लोग अंदर गए, 2 मंजिलों में फैली हुई 8 खून से लथपथ लाशें मिली। रेलू राम पुनिया, उनकी पत्नी, बेटा, बहू और उनके छोटे छोटे पोते पोतियां, सब खत्म। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? उनकी सबसे छोटी बेटी सोनिया वहां बुरी तरह घायल हालत में मिली, लेकिन वो जिंदा थी। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि शायद ये कोई राजनीतिक दुश्मनी या डकैती का मामला होगा, लेकिन जैसे ही फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की, कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। तो चलिए हमारी जांच के अगले चरण की ओर तेजी से बढ़ते हैं, जो है द सीक्रेट डायरी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलटने वाला सबसे अहम सुराग थी सोनिया की एक पर्सनल डायरी। उसमें बिल्कुल साफ साफ ये शब्द लिखे थे, मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ कि अब इनमें से मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये लेटर सोनिया ने अपने पति संजीव को लिखा था। मतलब जरा सोचिए, जो लड़की इकलौती सर्वाइवर लग रही थी, पीड़ित लग रही थी, असल में वही इस पूरी खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड थी। ये डायरी मिलने के बाद ना चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दिल्ली में छुपकर बैठे सोनिया के पति संजीव को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने संजीव से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया, और फिर जब संजीव और सोनिया को आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो आखिरकार सोनिया भी टूट गई। उसने इस पूरी सामूहिक हत्या की रची गई भयानक साजिश को कबूल कर लिया। लेकिन ये सब अंजाम कैसे दिया गया? आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे विचलित करने वाले हिस्से पर आते हैं, कत्लेआम की वो रात और उसके पीछे का खौफनाक तरीका। ये कोई ऐसा फैसला नहीं था जो अचानक गुस्से में लिया गया हो, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई एक साजिश थी। सोनिया ने बहुत चालाकी से अपनी बहन प्रियंका की बर्थडे पार्टी जानबूझकर एक दिन पहले यानी 23 अगस्त को रखवाई। रात के खाने में जो खीर बनी थी ना, उसमें सोनिया ने नींद की भारी दवा मिला दी। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये दवा सिर्फ बड़ों को नहीं, बल्कि घर में मौजूद 1.5 महीने की एक नन्ही बच्ची को भी खिलाई गई। इसके बाद घर के म्यूजिक सिस्टम की आवाज को एकदम फुल कर दिया गया ताकि बाहर किसी को चीख पुकार की भनक तक न लगे। चलिए अब इस सिलसिलेवार घटनाक्रम को देखते हैं। रात 10 बजे सबको नींद की गोली मिली ही खीर खिलाई गई। 11 बजते बजते सब गहरी नींद में जा चुके थे और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। सोनिया और संजीव ने एक लोहे की रॉड ली और एक एक करके बेहोश पड़े परिवार के 8 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरे काम में उन्हें 2 घंटे लगे। रात के 2 बज चुके थे। अब दुनिया को गुमराह करने के लिए सोनिया ने छत पर जाकर पटाखे फोड़े ताकि पड़ोसियों को लगे कि पार्टी अभी भी चल रही है, और इसके बाद संजीव ने सोनिया को भी उसी रॉड से मारा ताकि वो एक पीड़ित लगने का परफेक्ट नाटक कर सके। अब क्या चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ये नंबर 50। आखिर एक बेटी ने अपने ही परिवार के साथ इतना खौफनाक बर्ताव क्यों किया? ये 50 का आंकड़ा ही इस पूरे खून खराबे की असली जड़ है।
50 एकड़ जमीन। असल में सोनिया अपने पिता से अपने पति संजीव के नए बिजनेस के लिए 50 एकड़ जमीन मांग रही थी। शायद रेलू राम अपनी बेटी की मदद करने को मान भी जाते, लेकिन सोनिया के भाई सुनील ने इस जमीन को बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुनील का मानना था कि खून पसीने से बनाई गई खानदानी संपत्ति को इस तरह नहीं बेचा जा सकता। बस इसी बात ने सोनिया के मन में नफरत का वो बीज बोया कि उसने तय कर लिया कि वो पूरे परिवार और सभी वारिसों को ही रास्ते से हटा देगी, ताकि वो और उसका पति इस पूरे विशाल साम्राज्य के इकलौते वारिस बन सकें। अपराध तो खैर जघन्य था ही, लेकिन इसके बाद हमारी न्याय प्रणाली में जो कुछ हुआ वो शायद आपको उससे भी ज्यादा हैरान कर देगा। हमारा अगला भाग है कानूनी खामियां और दशकों तक चला कोर्ट केस। इस केस का कानूनी सफर बेहद पेचीदा रहा है। साल 2004 में सेशन कोर्ट ने इस क्रूर अपराध के लिए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां भी फांसी बरकरार रही। यहां तक कि 2013 में राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी, मतलब मौत की सजा तय थी। लेकिन फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आता है। फैसले में कहा गया कि जिन दोषियों की दया याचिका पर लंबे समय तक फैसला नहीं हो पाया है, उनकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। और बस इसी एक तकनीकी पेंच का फायदा उठाकर सोनिया और संजीव फांसी के फंदे से साफ बच निकले। और ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2018 में संजीव पैरोल पर बाहर आता है और फर्जी दस्तावेजों के सहारे फरार हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, वो गुजरात जाकर एक आध्यात्मिक बाबा बन गया। खैर, फरवरी 2021 में उसे मेरठ से दोबारा पकड़ लिया गया। लेकिन इस पूरे केस का सबसे चौंकाने वाला अपडेट ये है कि दिसंबर 2025 तक इन दोनों को अदालत से जमानत भी मिल चुकी थी। जरा सोचिए, अपने ही परिवार के 8 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले कानूनी रूप से जमानत पर बाहर आ गए। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अंतिम और सबसे ज्यादा उलझे हुए हिस्से पर आते हैं, संपत्ति का विवाद। इस साम्राज्य का असली वारिस कौन? जब रेलू राम का पूरा वंश ही खत्म कर दिया गया और सोनिया खुद दोषी साबित हो गई, तो आखिर उनकी उन करोड़ों अरबों की हवेली, फैक्ट्रियों और जमीनों का क्या हुआ? और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि हमारा कानून विरासत को आखिर देखता कैसे है। एक तरफ हमारे पास फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी के वारिस हैं, जो सीधे वंशज होते हैं, जैसे कि सोनिया का अपना सगा बेटा, जो उस घटना के वक्त सिर्फ 1.5 साल का था और गनीमत है कि वो घर पर मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ आते हैं सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी के वारिस, जिसमें रेलू राम के विस्तारित परिवार के लोग यानी उनके भाई और भतीजे शामिल हैं। इस पूरे गुत्थी को समझने के लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के एक खास नियम को देखना होगा। इस कानून के तहत अगर कोई नाबालिग बच्चा है जिसका उस अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो उसके संपत्ति के अधिकार कभी खत्म नहीं होते। मतलब भले ही उसके माता पिता ने कितना भी खौफनाक अपराध क्यों ना किया हो, उस मासूम बच्चे का हक कानूनी तौर पर बना रहता है। तो हुआ क्या कि जब कोर्ट में बंटवारा हुआ, तो चूंकि रेलू राम का कोई सीधा वारिस वहां मौजूद नहीं था, ये पूरी संपत्ति कानूनी रूप से द्वितीय श्रेणी के वारिसों यानी उनके भाइयों और भतीजों को सौंप दी गई। उन्होंने कुछ भी अवैध तरीके से नहीं लिया, ये बिल्कुल कोर्ट का आधिकारिक आदेश था। लेकिन असली कानूनी पेच यहाँ फंसता है कि सोनिया का वो बेटा, जो अब बड़ा हो चुका है, तकनीकी रूप से आज भी एक प्रथम श्रेणी का वारिस है। वो अगर चाहे तो भविष्य में इस करोड़ों की संपत्ति पर कानूनी रूप से अपना पूरा दावा ठोक सकता है। तो अंत में हम इस बहुत ही बड़े और उलझे हुए सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं, जब एक पूरा का पूरा परिवार ही खत्म कर दिया जाए और एक तरफ आपके सख्त कानूनी अधिकार हों, जबकि दूसरी तरफ नैतिकता और न्याय, तो असल में संपत्ति का हकदार कौन है? क्या उस बेटे को संपत्ति मिलनी चाहिए जिसकी मां ने उसी संपत्ति के लालच में पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून की सख्त परिभाषाएं हमेशा न्याय की सच्ची भावना के साथ चल पाती हैं? इस गहरे विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल केस को समझ